हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि हम शुरू किए थे प्रीवियस लेक्चर से, मॉडर्न फिजिक्स, जो कि बहुत डिमांडिंग और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें ज़्यादा आपके पास कंसेप्ट मतलब ज़्यादा ट्विस्टेड कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन इससे एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, तो इसको हमको देखना पड़ेगा। तो आइए इस बेसिक सा क्वेश्चन से हम इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम आपको बता दिए हैं कि इस सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर यानी 12th पार्ट का मेजर पोर्शन सारा कवर अप हो चुका है। अब हम लास्ट इसके पार्ट पे हम आए हैं, वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो अब तक हम देख चुके थे, जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं कि 12th पार्ट का मेजर पार्ट हम लोग यानी कि 55% वेटेज 55% वेटेज जो है हम कवर कर चुके हैं। तो उसमें हम देखे थे इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, मैग्नेटिज्म और लास्ट में एसी, अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद हम देखें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसको कवर करते हुए लास्ट में हम आए हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12th पार्ट जो कि 45% वेटेज रखता है, तो उसको हम आगे कवर करेंगे। तो आपका अब सिर्फ बचा है मैकेनिक्स पार्ट, तो इसको हम मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2 में करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है प्रोबेबली वो आपका रे एंड वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि इससे हर साल रे ऑप्टिक्स से और वेव ऑप्टिक्स से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो रहता ही है। तो अब हम देखेंगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जो कि इसके बाद यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के बाद हम वही करवाने वाले हैं। तो अब तक इसके पहले हम देख लिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसके आपके 16th पार्ट तक हम अपलोड किए थे, 16 पार्ट तक। ईएमआई में भी आपको 15 to 16 पार्ट आपको मिल जाएगा, उसमें पार्ट वाइज हम डिवाइड नहीं किए थे। तो इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट देख चुके हैं, कैपेसिटर देख चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, एसी और मैग्नेटिज्म। तो इतना चैप्टर अब तक कवर अप हो चुका है, यानी कि इतना चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अब तक कवर अप हो चुका है। कुछ आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं जो स्किप किया गया होगा, उसको मतलब सारे प्रॉब्लम तो हम कर नहीं सकते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम स्किप करना पड़ता है। तो इसमें हम अब तक इतना चैप्टर देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद हम आएंगे मैकेनिक्स पे, जैसा कि COM, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, रोटेशन, SHM, और इसमें आपका आ जाएगा ग्रेविटेशन। तो इतना चैप्टर, और उसमें आप प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब भी जोड़ सकते हैं, फ्रिक्शन भी जोड़ सकते हैं। तो ये मैकेनिक्स पार्ट जो कि इसके बाद यानी कि दिसंबर में ही ये आपका शुरू हो जाएगा, यानी कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बाद हम फिर आ जाएंगे वापस से मैकेनिक्स पे। ये आपका क्या हो जाएगा, 11th वाला पार्ट। ये आपका 45% वेटेज ये भी रखता है। तो इससे पहले हम इस सारे को, एक स्टैंडर्ड बुक है जो कि आपको पता होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को हम पहले, इसका पार्ट 2 यानी कि जिसमें हम ये वाला 12th वाला पार्ट देखते हैं, उसको हम पहले कवर अप कर चुके हैं। तो वो आप बेसिक, अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो वो आप इस बुक से सीख सकते हैं। और उसके बाद आपका लास्ट में हम करवाएंगे DC पांडे, और एक मार्केट में नया बुक है पाथ फाइंडर। तो इसको हम लास्ट में यानी कि एग्जाम से पहले तक आपका सारा पार्ट, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम बुक भी लेके कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का भी बहुत सारा प्रॉब्लम हम देखेंगे, DC पांडे का भी बहुत सारा प्रॉब्लम देखेंगे। फिर ये सारे प्रॉब्लम को देखते हुए लास्ट में यानी कि आपको मई टू जून तक आपका सारा 2-3 बार हम खत्म करेंगे, क्योंकि ये अभी आपका फर्स्ट टाइम है।
जिसमें हम सब देख रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर बनाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत एप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि आप ये देखें कि अब तक किस टाइप का कंसेप्ट और किस टाइप का क्वेश्चन अब तक पूछ चुका है, और उसी पैटर्न से आप उस मतलब इसका प्रिपरेशन करें। चाहे आप जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिससे भी आप कर रहे हैं, और जेईई एडवांस का तो प्रॉब्लम है ही, तो उसका तो जेईई एडवांस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, किस टाइप का कंसेप्ट है, एनालिटिकल ग्राफिकल जो भी है। तो आइए हम इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो पिछला क्वेश्चन जो था उसमें हम क्या देखे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, एनर्जी का जो ट्रांजैक्शन होता है वो हम सारे देख चुके थे। उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में, वो जो था 2000 में पूछा गया था, तो वो बहुत शानदार क्वेश्चन था। तो अब जब भी देखिए फोटो इलेक्ट्रिक, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत शानदार क्वेश्चन है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, एक वेव नेचर एक पार्टिकल नेचर, दोनों हम पिछले लेक्चर में कवर किए थे, तो वो अब कवर करते हुए अब हम आते हैं, क्योंकि फिजन और फ्यूजन पे क्वेश्चन हम अभी तक नहीं किए थे। तो ये क्वेश्चन आपका न्यूक्लियर रिएक्शन का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये जेईई एडवांस 2001 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इस सीरीज में। अब हम चलेंगे मॉडर्न फिजिक्स की तरफ, उसके बाद प्रोबेबली आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा रे एंड वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद हम पूरे मैकेनिक्स पार्ट को कवर करेंगे। तो एक एक करके हम सारे पार्ट यानी कि सारे चीज को देखते हुए, आप प्रीवियस ईयर तो आप जरूर बनाएं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उसे जरूर बनाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बुक तो मार्केट में बहुत सारे हैं, सो आई अर्ज यू टू कंप्लीट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि बुक मार्केट में बहुत सारे हैं। कोई भी बुक कुछ भी बना के डाल सकता है, लेकिन जो अब तक का जो कंसेप्ट है, आपको अगर इसका मतलब ऑनेस्ट देखना है, ऑनेस्टली आपको, तो ऑनेस्टली आप इसको जरूर बनाएं। सो इसलिए हम इस पे फोकस कर रहे हैं और इतना टाइम दे रहे हैं। हम भी कोई बुक आराम से इजली वे में कोई बना के हम निकल सकते थे, लेकिन आपके लिए ये बहुत एप्लीकेबल है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा के जाए। सो आइए, फिजन का है, तो इसमें आपको कुछ दिया गया है ये कि इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, अब यूरेनियम को हमको क्या करवाना है, फिजन करवाना है, यानी कि उसको ब्रेक करवाना है। यूरेनियम 235 फिजन, इसका हमको क्या करवाना है, फिजन करवाना है। ध्यान से देखिए, जब दो एलिमेंट मिलते हैं और उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको फ्यूजन कहते हैं, और ये है आपका फिजन, मतलब ब्रेक करवाना है। और किसको, यूरेनियम 235। सो इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम 235 फिजन लिबरेशन 200 मेगावोल्ट ऑफ एनर्जी। मतलब जब ये फिजन इसका हम करवाते हैं, यानी कि जब हम इसका फिजन करवाते हैं, तब इससे जो एनर्जी रिलीज होता है, यानी कि इसके लिबरलाइजेशन से कितना एनर्जी रिलीज होता है, 200 मेगावोल्ट, इतना एनर्जी इससे क्या होता है, रिलीज होता है। अब क्या है, द रिएक्टर हैज 10% एफिशिएंसी, यानी कि n का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, दिस इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है इसमें, रिएक्टर जो है, रिएक्टर हैज 10% एफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट इज 100 मेगावाट पावर। अब ध्यान से देखिए, यूरेनियम का जब भी हम फ्यूजन करवाते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ही हैवीली मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, और ये सारे एनर्जी को हम पावर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इससे हम क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो इसमें रिएक्टर का यूज करते हैं। सो इट्स रिएक्टर इज ओनली 10% एफिशिएंसी, यानी उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है और वो 10% है। मतलब जितना एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होना चाहिए
मात्र 10% एनर्जी ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, और वो कितना हो पाता है 100 मेगा वॉट, यानी कि इतना एनर्जी, इतना पावर जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है एज ए प्रोडक्ट के रूप में। अब आपसे कह रहा है कि इफ द रिएक्टर इज टू फंक्शन फॉर 10 years, तो 10 years, आफ्टर 10 years फाइंड द टोटल मास ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड, यानी कि ये अगर काम 10 years तक चलता रहा, यानी कि टी आपको कितना दे दिया हुआ है 10 years, तो आप बताइए कि यूरेनियम कितना बचेगा, यानी कि फाइंड द टोटल मास ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड। 10 ईयर में कितना यूरेनियम का हमको जरूरत पड़ेगा, यानी ये काम अगर 10 ईयर तक चलता रहा, सो यूरेनियम का फ्यूजन करवाएंगे, इतना एनर्जी लिबरल होगा, और उसका रिएक्टर में हम जब उसको यूज करेंगे तो मात्र 10% एफिशिएंसी है, तो मात्र ये 100 मेगावाट ये पावर कंज्यूम, मतलब एज ए प्रोडक्ट के रूप में ये हमें देगा। तो ये काम अगर 10 ईयर्स तक चलता रहा, तो आप बताइए कि टोटल मास ऑफ यूरेनियम, कितना यूरेनियम का जरूरत हमें पड़ेगा, यानी कि टोटल हमको क्वेश्चन से दिया हुआ है, मतलब 10% जो ये एनर्जी लिबरल हो रहा है आफ्टर लिबरलाइजेशन, यानी कि इसमें दिया क्या है, एक हमको न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना है, 235 का क्या करवाना है, फिजन करवाना है, यानी कि उसको ब्रेक करवाना है, और उस फिजन से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो 200 मेगावोल्ट ऑफ एनर्जी रिलीज, और जब रिएक्टर में रखते हैं तो 10% एफिशिएंसी है, मात्र 10% एफिशिएंसी है, और उससे जो पावर रिलीज हो रहा है, यानी पावर जनरेट कर रहे हैं इससे, क्योंकि इसका एफिशिएंसी मात्र 10% है, तो ये 100 मेगावाट पावर क्या एज ए प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है। तो हमको बताना है, और ये काम अगर 10 साल तक चलता रहा तो हमको कितने यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको एफिशिएंसी दे दिया हुआ है 10%, तो एफिशिएंसी होता क्या है, पावर जो भी आउटपुट जो है और पावर इनपुट इंटू 100। तो ध्यान से देखिए, ये आपको दे दिया हुआ है 10%, तो इसका है कि जो भी इनपुट हम दे रहे हैं, तो इनपुट पावर पी इनपुट आपको पता है, अब पी आउटपुट अब अगर यहां से हम निकालें, यहां से अगर हम निकाल लें पी इनपुट का वैल्यू अगर यहां से हम निकालें, तो आपका क्या आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा पी आउटपुट आपको दिया हुआ है, तो यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा पी इनपुट का वैल्यू मेगावाट आउटपुट है, और यहाँ से अगर ये आपका क्या हो जाएगा इंटू 10, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका क्या आ जाएगा, मेगा का मतलब 10 टू पावर 6 वॉट इंटू 10, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये अगर हम यहाँ से यूज करें तो इफिशियंसी 10 टू पावर 6 वॉट, और डिवाइडेड बाय क्या है 0.1, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा 10 टू पावर 10 वॉट, यानी कि इसमें इनपुट कितना दिया गया 10 टू पावर 10 वॉट, तब आउटपुट हमको कितना मिला 100 मेगावाट पावर ये रिलीज हुआ। तो यहां से हम इनपुट निकाल लिए, और इसका एफिशिएंसी 10% था, तो 10% यहां लिखे, और यहां से आपका इनपुट आपका क्या आ जाएगा इजिली वे में 10 टू पावर 10 वॉट। अब इतना आउटपुट है। अब आते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे कि ये एनर्जी कितना रिलीज कर रहा है, तो 2000 मेगा वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट करें
तो इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करें कि एक फिजन में यानी कि न्यूक्लियर 225 का अगर फिजन करवा रहे हैं तो इससे 200 मेगावोल्ट एनर्जी क्या हो रहा है, लिबरल हो रहा है, और वो भी 225 ग्राम में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो यहां से अगर हम बात करें तो यहां से आपको इजीली वे में आ जाएगा 200 मेगावाट, यानी कि इसको अब आप ऐसे लिख सकते हैं 10⁶ वोल्ट। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अगर जूल में, तो यहां से आपका आ जाएगा 200, और इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 के आसपास आ जाता है, इतना जूल। तो इसको अगर जूल में कन्वर्ट करें तो इतना आपको, यानी कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब यूरेनियम 235 का हम फिजन करवाते हैं 235, अब याद रखिएगा 235 इसका क्या होता है, मास। तो यहां से ये भी समझ में आ रहा है कि इतना मास, इतना जूल एनर्जी क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, यानी कि लिबरेट कर रहा है। तो यहां से आपको इस वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13, इतना जूल आपको एनर्जी आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इतना टोटल एनर्जी आपका लिबरल होता है, और वो कितने फिजन में होता है, वो आपका वन सिंगल फिजन में आपका कितना होता है, यानी कि 235 ग्राम में। आप ऐसा समझिए कि अब इस रिएक्शन को आप ऐसा समझिए कि 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम जब एक फिजन में ये कितना एनर्जी रिलीज करता है, ये करता है 200 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻3, इतना जूल एनर्जी ये रिलीज करता है। और अगर इसको वोल्ट में देखें तो इतना मेगा वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है एक फिजन में। अब ध्यान से देखिए, आपको दिया गया है कि ये जो पावर है, तो पावर जो इनपुट इसमें आ रहा है वो इनपुट कितना आ रहा है, 10⁻10। हालांकि इसका 10% मात्र एफिशिएंसी है, लेकिन इसमें इनपुट कितना आ रहा है, आउटपुट तो आ रहा है 100 मेगावाट, लेकिन इनपुट जो है उससे बहुत ज्यादा है। इनपुट क्या है, 10⁻10 वाट, इतना वाट उसके इनपुट में है। तो इतना इनपुट उसमें दिया जा रहा है, और उसका जो रिएक्टर है वो मात्र 10% एफिशिएंसी देता है, तो वो उसको कन्वर्ट कितना में कर देता है, मात्र 100 मेगावाट में। अब ध्यान से देखिए इनपुट, क्योंकि इनपुट हम इसलिए निकालें क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो कितना एनर्जी दे रहा है, वही तो इनपुट है ना। काम इनपुट से है, आउटपुट से काम नहीं है। आउटपुट तो आप बस एज ए इसको यूज करते हैं अपने डेली सप्लाई के लिए, डेली यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इनपुट ये रिएक्शन कितना एनर्जी दे रहा है एक फिजन में, वो आपको पता चल गया कि वो 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। अगर वाट में करें तो इतना वाट ये एनर्जी दे रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि ये 135 ग्राम फिजन इतना एनर्जी दे रहा है, और इतना वाट इनपुट उसमें क्या दिया जाता है, तब आउटपुट आपका ये आता है। तो यहां से बात समझ में आई। और ये काम कितना दिन चलता रहेगा, 10 ईयर्स। तो एक सेकेंड में वाट जब भी होता है, वाट का मतलब हुआ जब भी कहीं वाट आपको दिया रहे तो वाट क्या होता है, पावर होता है। और पावर क्या होता है, पावर का मतलब है कि उतना पर यूनिट टाइम, यानी कि इतना वाट 10⁻10 वाट पर सेकेंड दिया जा रहा है, यानी कि एक यूनिट सेकेंड में ये जो होता है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर। और इसको हम क्या लिखते हैं, P बराबर VI भी हम लिखते हैं, यानी कि वोल्टेज इनटू करंट विच इज पासिंग थ्रू इट। तो ध्यान से देखिए, पावर दैट इज VI, पावर क्या होता है, रेट ऑफ, यानी कि वर्क डन, यानी कितना जूल पर सेकेंड दे रहा है, वो भी आपका पावर होता है। तो इतना पर सेकेंड में, यानी कि 10⁻10 पर सेकेंड में उसमें क्या इनपुट डाला जा रहा है, तब आउटपुट उसका 100 मेगावाट आ रहा है। तो ये बात समझ में आती है। तो अब यहां से हम ये देखें कि जब ये 10 ईयर्स तक ये काम चलता रहेगा, ये फ्यूजन रिएक्शन चलता रहेगा, तो कितना
कितना पावर उसमें अगर रिलीज होगा तो ये आपको आ जाएगा कि 10 टू पावर 10 एक सेकेंड में इतना रिलीज होता है इन सिंगल सेकेंड में। तो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही हम पावर कहते हैं। यानी कि जितना भी वर्क डन एक सेकेंड में हो रहा है, यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में हो रहा है, वही आपका पावर कहलाता है। तो एक सेकेंड में 10 टू पावर 10 वॉट एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है। तो अगर 10 ईयर्स तक ऐसे ही सप्लाई चलता रहा तो कितना एनर्जी रिलीज हो जाएगा, कितना पावर रिलीज हो जाएगा, तो 10 टू पावर 10 एक सेकेंड के लिए, ये सिंगल सेकेंड में है दिया हुआ है। पावर जब भी निकालते हैं तो वो सिंगल सेकेंड के लिए होता है, और इसमें 10 ईयर्स में कितना सेकेंड हो जाएगा, तो एक आवर में तो आपका कितना हो जाता है, इतना एक सिंगल आवर में, और एक दिन में कितना आवर, 24। ये एक दिन का है, इसको 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना सेकेंड आ जाएगा एक साल में, और इसको क्या कर लेंगे फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 ईयर्स का आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आते हैं। तो टोटल एनर्जी अगर हम निकालें यहां से, टोटल इनपुट, यानी कि टोटल इनपुट जो है रिएक्टर को दिया जाएगा 10 साल तक। टोटल इनपुट पावर, टोटल इनपुट पावर रिसीव्ड बाय रिएक्टर, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक सेकेंड में कितना पावर रिलीज हो रहा है, 10 टू पावर 10। ये सिंगल सेकेंड में है तो इसको सारे सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आवर में कितना सेकेंड होता है, 60 इंटू 60 3600। ये एक आवर में, तो एक दिन में 24 आवर, एक साल में 365 आवर, और इसका 10 ईयर्स तो 10। तो इतना आपका क्या आ जाएगा, इतना इनपुट पावर जो कि रिएक्टर को दिया जा रहा है। तो ये आपको, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो इधर 1 जीरो इधर, तो 10 टू पावर यहाँ से आपका आ जाएगा 13, 36 इंटू 24 इंटू 365। इतना पावर, इतना वॉट हमको एनर्जी चाहिए रिएक्टर को देने के लिए। अब ध्यान से देखिए, एक फिजन में हमको कितना मिल रहा है, मात्र इतना जूल मिल रहा है। तो यहां से अगर हम निकाल लेते हैं कि कितने हमको यूरेनियम की जरूरत होगा, तो यहां से अगर हम देखें तो एक फिजन में इतना है। तो अगर हम देखें यहां से एक सिंगल फिजन में, तो इससे कितना फिजन हमको करवाना पड़ेगा, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक सिंगल फिजन है, यानी कि वन फिजन में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 200 इंटू 10 टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -13 जूल, इतना हो रहा है। तो ऐसे अगर हम देखें कितना फिजन हमको करवाना पड़ेगा इतना एनर्जी के लिए, इतना वॉट एनर्जी के लिए हमको बहुत सारा फिजन रिएक्शन करवाना पड़ेगा। यानी कि इस एक सिंगल फिजन में तो इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है और इतना पावर हमको चाहिए, तो कितना करवाना पड़ेगा। तो यहां से आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ फिजन, यानी कितना फिजन रिएक्शन आपको करवाना पड़ेगा। तो इतना चाहिए पावर हमको, 10 टू पावर 3 इंटू 36 इंटू 24 इंटू 365, इतना वॉट हमको चाहिए। तो इसमें टोटल फिजन रिएक्शन आ जाएगा तो 200 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर 3 जूल। तो यहाँ से आपका 10 टू पावर -13, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 26 हो जाएगा। 36 इंटू 24 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1.6, तो इतना आपका क्या हो जाएगा, इतना फिजन रिएक्शन हमको करवाना पड़ेगा। यानी कि टोटल इतना फिजन रिएक्शन हमको करवाना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आती है। तो यहाँ तक आपको बात अगर समझ में आती है कि हमको 10 ईयर तक पावर सप्लाई करना है, तो इनपुट
10⁻10 वाट इनपुट दिया जाता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 10 थी तो वो आपका 100 मेगावाट दे रहा था। तो अब तक की कहानी हम बताते हैं कि हम क्या करवा रहे हैं, 235 यानी यूरेनियम 235 को हम फिजन करवा रहे हैं, और उससे कितना एनर्जी रिलीज होता है 1 सेकेंड में 10⁻10। ऐसे 10 साल तक कितना हमको चाहिए एनर्जी रिएक्टर को, तो 10 साल, तो इतना वाट हमको एनर्जी चाहिए, इतना पावर हमको चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यूरेनियम 235 जब ये फिजन करता है सिंगल फिजन, तो सिंगल फिजन में ये जो एनर्जी रिलीज करता है वो 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, और अगर इसको वाट में बोले तो इतना मेगा वोल्ट एनर्जी ये रिलीज करता है। और रिएक्टर को कितना मिलता है, रिएक्टर को इतना चाहिए, और भी पर सेकेंड। तो 10 ईयर्स तक हमको कितना चाहिए, तो इतना पर सेकेंड है, तो बाकी सारे सेकेंड, तो 1 आवर में इतना, 24 में इतना, 335 में, तो इतना वाट हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। अब ध्यान से देखिए, उसके एक फिजन में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो यहां से हम टोटल नंबर ऑफ फिजन यानी उसके सिंगल फिजन में एनर्जी जो रिलीज हो रहा है 201.6, अगर इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो इतना हमको चाहिए, इतना जूल एनर्जी उसके एक सिंगल फिजन में होता है। तो इतना में, इतना वाट, इतना पावर को सप्लाई करने में कितना फिजन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फिजन आपका कितना आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 10⁻13 इंटू 36 इंटू 24 इंटू 365 डिवाइडेड बाय, इसमें आपका आ जाएगा 201.6, इतना टोटल नंबर ऑफ फिजन आपका आ जाएगा। तो यहां से आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ फिजन। अब इसको अगर हम इसमें कैरी ऑन करें तो आपका क्या आ जाएगा, इतना फिजन होना चाहिए। अब सिंगल फिजन में अब हम ध्यान देखते हैं कि इसके एक मोल में, यूरेनियम 235 के एक मोल में, यानी एक मोल में कितना आपका हो जाएगा 235 ग्राम। वन मोल ऑफ यूरेनियम 235 कंटेन्स, इसके एक मोल में कितने एटम इसके होते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर Na that is equal to 6.022 इंटू 10⁻23 एटम इसके एक मोल में होते हैं। और इसके एक मोल का वेट कितना होगा, सिंपल सा बात है 235 ग्राम, यानी कि 235 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अब ध्यान से देखिए, अब इसके 1 ग्राम में हमको यही तो चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फिजन रिएक्शन का एटम कितना होना चाहिए, इतना। तो इसको अगर कन्वर्ट करें 10⁻−13 तो ये आपका आ जाएगा 10⁻20 36 इंटू 24 इंटू 335 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1.6। तो इसके एक एटम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं, यानी इसके एक मोल, 1 मोल ऑफ 225 ग्राम यूरेनियम कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। तो इसमें अगर हम देखें तो कितने मोल यहां से हम निकाल सकते हैं, तो इसका कितना ग्राम आपका आ जाएगा, तो यहां से अगर हम देखें तो ये कितना आपका है 226, यानी इससे ज्यादा ही है। तो अगर हम यहां से निकालें तो आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ, यानी कितने ग्राम आ जाएंगे, यानी कितने मोल्स। आप तो पहले यहां से मोल्स निकाल लीजिए, और एक मोल में कितना होता है
235 ग्राम। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 में आपका आ जाएगा 235 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻³ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻26 से। 36 इंटू 24 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 200 1.6। तो इतना आपका क्या आ जाएगा, यही आपसे पूछा है कि 10 ईयर में कितना आपका केजी। तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 23 से कैंसिल होगा और ये बच जाएगा आपका 26 से ये, तो ये आपका हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ से ये कैंसिल और बाकी इसके 6 से ये 4 टाइम्स में हो जाएगा। तो ये इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा कि 10 ईयर अगर आपको 10.10 यानी 10⁻10 वाट चाहिए 10 ईयर्स तक, यानी इतना वाट पावर आपको चाहिए, तो उसमें कितना ग्राम यूरेनियम हमको चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा एक्चुअली में 3। अब इसका वैल्यू कुछ भी होगा तो आपका कितना आ जाएगा, इसका ओवर के, यानी कि आपको अगर इतना वाट एनर्जी चाहिए तो इतना केजी यूरेनियम हमको उसके लिए रिक्वायर्ड चाहिए। तो इसमें हम क्या देखें, इतना एनर्जी चाहिए और 1 सेकेंड में कितना एनर्जी इनपुट में रिलीज हो रहा है, 10% एफिशिएंसी था। तो वहां से हम क्या निकाल लिए कि 1 सेकेंड में कितना इनपुट दिया जा रहा है रिएक्टर को, तो 1 सेकेंड में कितना दिया जा रहा था 10⁻10 वाट। अब ऐसे 10 ईयर्स तक हमको एनर्जी चाहिए तो इसको उतना सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना एनर्जी हमको चाहिए। और ये एक फिजन में कितना एनर्जी रिलीज कर पाता है, मात्र इतना एनर्जी रिलीज कर पाता है। तो इसके लिए बहुत सारे फिजन रिएक्शन हमको करवाने पड़ेंगे। एक फिजन रिएक्शन में इतना जूल एनर्जी ये देता है, तो कितने फिजन हमको करवाने पड़ेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फिजन आपके कितने आए, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फिजन ये आ गए। और 1 मोल यूरेनियम 235 में कितना एटम होता है, तो इतना होता है। तो यहाँ से अगर हम इसका मोल निकाल लेते हैं तो इसका मोल आ जाएगा, ये आपका मोल आ गया। और 1 मोल को आप 235 ग्राम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। ये आपका टोटल फिजन रिएक्शन चाहिए, यानी कि टोटल फिजन एटम आपका इतना चाहिए, इतना आ जाएगा। आप अब यहाँ से आप इसका केजी निकाल लीजिएगा तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम जो है पेरेंट और पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई पे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। E बराबर mc² वंस अगेन आइंस्टाइन थ्योरी। तो इसमें आपको क्या दिया गया है कि एक न्यूक्लियस ब्रेक कर रहा है, ए न्यूक्लियस इट रेस्ट अंडरगोज ए डीके emitting an alpha particle d Broglie wavelength that is lambda। यानी कि इसमें आपको क्या दे दिया हुआ है, d Broglie wavelength दे दिया है और आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है 10⁻15 मीटर। तो ध्यान से देखिए 10⁻15 दे दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियस का साइज यही होता है 10⁻15 मीटर। तो जब भी आपको न्यूक्लियस का साइज पूछे तो ऑन एन एवरेज आप यही बोलिएगा 10⁻15। तो हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस है और वो रेस्ट मोड पे है, इतना आपको दे दिया हुआ है कि न्यूक्लियस एट रेस्ट अंडरगोज ए डीके इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, यानी कि वो जो है अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, अल्फा बीटा गामा ये सब इमिट करता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको मेंशन है कि वो अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। अब इमिट कर रहा है तो वो वेव नेचर शो करेगा, और वेव नेचर शो करेगा तो उसका कुछ ना कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ उसका दे दिया हुआ है, जो कि ये दे दिया। आप उसके बाद कह रहा है कि इफ द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज दिस AMU एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसी को लिखते हैं AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो अब तक क्या बोला है कि एक न्यूक्लियस को हम अल्फा डीके, जब भी अल्फा
आपको दिए तो अल्फा का मतलब आप सिंपली समझे, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, हीलियम लिख दीजिए, यही आपका अल्फा हो जाएगा। 2 और 4, 2 इसका क्या हो जाएगा, 2 इसका एटॉमिक नंबर है और 4 इसका क्या है, एटॉमिक मास। तो जब भी आपको अल्फा पार्टिकल, हालांकि वो हीलियम होता नहीं है, पर आप याद रखने के लिए आप इसको अल्फा पार्टिकल समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसके न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे हैं, एक एलिमेंट है, नहीं पता है हमको कौन सा है, और उसका हम अल्फा डीके करवा रहे हैं। और अल्फा डीके जब भी रहे तो आप हीलियम दिमाग में याद रखें। सो आप रिमाइंड करें हीलियम को, तो हीलियम में आपका उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसका एटॉमिक मास 4 होता है। तो जब भी अल्फा रहे तो अल्फा पार्टिकल की जगह पे आप हीलियम को एज ए रिमाइंडर की तरह यूज कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, इफ द मास ऑफ एन डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कि देखिए उसके न्यूक्लियाई को ब्रेक करेंगे, अभी हम देखे थे फिजन रिएक्शन एग्जैक्टली, फिर देखेंगे, लेकिन इसमें क्या है, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में हम देखेंगे। इसमें आपको एनर्जी जो है वोल्ट के टर्म में, उसमें हम जूल के टर्म में देखे थे। तो हम ये देखे थे कि कितना फिजन, नंबर ऑफ फिजन एटम आया, और उसके बाद क्या देखें, एक मोल में 335 ग्राम होता है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम बनेंगे, तो वहां से हम कितने यूरेनियम 235 रिक्वायर्ड होगा, तो वो हम निकाल के लाए। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी यही है, लेकिन इसमें आपको पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई को अलग अलग ब्रेक करना है, और पहले वो रेस्ट में रहता है, फिर वो मोशन में आएगा, और वो लाइट का स्पीड आएगा। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या करेंगे। तो यहां बराबर E बराबर mc² पे ये क्वेश्चन है, E बराबर mc²। आप ध्यान से देखिए, आइंस्टाइन थ्योरी है ये। तो इसमें कितना एनर्जी डॉटर जो है रिलीज करता है, इफ द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, तो उसका मास कितना है, 223.61 इतना AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। एंड दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल रिमाइंड के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, और उसका कितना है 4 ध्यान से देखिए 4 क्या है, 4 हम एग्जैक्टली नहीं यूज करते हैं, तो यहाँ पे 4 हम कॉमन की तरह यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली इसका इतना होता है 4.02 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। डिटरमाइन द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल स्टेट। टोटल काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए इन फाइनल स्टेट। हेयर ऑब्टेन द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इन AMU, यानी कि पेरेंट यानी कि उसका डॉटर के बारे में आपको बता दिया है कि डॉटर का न्यूक्लियस इतना है, आपको पेरेंट का न्यूक्लियस निकालना है। आप बताइए कि मास ऑफ पेरेंट, और इतना ही नहीं, आपको बताना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल स्टेट, यानी इसके फाइनल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी भी आपको बताना है। यानी एक क्वेश्चन में आपको हर टाइप से, यानी कि आपको पेरेंट न्यूक्लियस भी बताना है, उसका मास भी बताना है, ये कि उसका हम डीके करवाते हैं, और कौन सा डीके, अल्फा डीके। तो समझ लेते हैं ये जेड का हम अल्फा डीके करवाएंगे। तो सपोज दैट इसका एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास ए है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, अल्फा डीके में ला रहे हैं, अल्फा डीके। तो क्या हो जाएगा, अब ये जेड जो है, अब इसका एटॉमिक मास 4 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर जो है जेड वो कितना हो जाएगा, वो आपका 2 से डिवाइड, और यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल इन द सेंस उसका समझिए कि हीलियम इसके जगह पे, तो हीलियम और इसका मास क्या हो जाएगा 4 और एटॉमिक नंबर 2। तो इसमें आप अल्फा डीके जब करवाते हैं, और यहां से आपको एक और दिया हुआ है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब यहां से हम उसका क्या निकाल लेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ से मोमेंटम हम निकाल लेंगे उसका। तो मोमेंटम डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो जैसा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ होता क्या है, h/λ,
जब भी आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, P दैट इज इक्वल टू, और P क्या होता है, P आपको मोमेंटम, तो ये आपका मोमेंटम है, और H यहाँ पे मोमेंटम है, और H यहाँ से क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहाँ पे लैम्डा जो होता है वो क्या हो जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और उसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे H जो कि यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है और लैम्डा का वैल्यू दे दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मोमेंटम निकाल लेंगे, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया हुआ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता क्या है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को आप यहाँ से लैम्डा के जगह पे आप पुट कर सकते हैं। सो लैम्डा दैट इज इक्वल टू H/P, और P क्या है, यहाँ पे मोमेंटम है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका आ जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9.31 10⁻⁻34, इसका वैल्यू रख दीजिए, और लैम्डा का वैल्यू, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, P इन द सेंस मोमेंटम। तो मोमेंटम यहाँ से अगर निकाल लेते हैं तो आपको आ जाएगा, आप समझिए कि एक पार्टिकल है, उसका हम अल्फा डीके करवा रहे हैं, अल्फा डीके इन द सेंस हीलियम का आइटम, आप इसको रिमाइंडर के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका 4 से सब्ट्रैक्ट हो गया, वही 4 इधर ऐड हो गया, तो ये हम क्या करवा रहे हैं, इसका अल्फा डीके। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पहले मोमेंटम निकाल लेंगे। H का वैल्यू आपको पता है 3.1 इंटू, यहाँ से अगर हम निकालें तो आपका आ जाएगा P का वैल्यू 9.31 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय H के जगह पे, और लैम्डा के जगह पे क्या रखेंगे, 5.76 10⁻⁻15। तो यहाँ से आपका आ जाएगा P का वैल्यू, तो यहाँ से 9.31 5.76, और यहाँ से आपका आ जाएगा, ये ऊपर प्लस जाएगा, तो यहाँ से आपका 24 में 15 -90, ये आपका P का वैल्यू आ गया, यानी कि मोमेंटम हमारा आ गया। और आपसे एक चीज और पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, mv दैट इज P। और यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी देख लें तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सो काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ mv²। और ध्यान से देखिए, इसको हाफ को हाफ ही रखें, और mv के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, mv मोमेंटम होता है, तो p, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं P²/2m, P²/2m, ये आपका हो जाता है काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हम P का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हमको काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल स्टेट। तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अगर देखें मोमेंटम के साथ, वो क्या हो जाता है, P²/2m। तो अगर ध्यान से देखिए, Z है, ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, समझ जाइए, ये X में और ये आपका हो जाएगा Y में। आप याद करने के लिए इसको अल्फा पार्टिकल ले लेते हैं कि ये हीलियम का एलिमेंट, वरना वो हीलियम होता नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, ये Z जो है, यानी कि ये जो पेरेंट है, पेरेंट न्यूक्लियस है, ये दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, एक X में एक Y। तो X में इसका वो आपका -4 हुआ है, तो इधर 4 हो गया। तो ध्यान से देखिए, इसका मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन ये है, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ देता है। तो यहाँ से अब हम इसको आगे कैरी ऑन करते हैं, इसको हम अल्फा डीके में रखें, अल्फा डीके, ये दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ, एक X, यानी कि ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, और ये इसका दोनों डॉटर न्यूक्लियाई है। तो ये आपका हो जाएगा X में, तो ये Z-4, और ये आपका हो जाएगा ये A, ऑटोमिक नंबर, ऑटोमिक मास जो है ऊपर, Z ये नंबर, तो Z-4
2 और यहाँ पे -4 हो जाएगा, a -4। तो याद रखिएगा a को जो होता है a, ये एटॉमिक मास होता है, और ये जो z है ये एटॉमिक नंबर होता है। तो अल्फा डीके में रखेंगे तो समझिए कि हीलियम 2 और 4, यानी कि मास में 4 का आपका सब्सटेंशियल चेंज आएगा और इसमें कितना आएगा 2 का। तो ये एटॉमिक नंबर को हम z से डिनोट कर रहे हैं और मास को a से। तो मास में क्योंकि अल्फा डीके है तो मास में 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। इसके 2 पेरेंट्स है और ये आपका y है, तो ये आपका ये 4 इसमें आ जाएगा और ये हीलियम, समझिए कि हीलियम का है तो ये आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 2 जो है एटॉमिक नंबर है, यानी नीचे जो है एटॉमिक नंबर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हम क्या निकाल लिए थे, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको दिया हुआ था। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता क्या है, P दैट इज इक्वल टू h/λ। अब इसके हेल्प से हम क्या निकाल लिए, h यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट था जिसका वैल्यू 9.3134 भी आप समझ सकते हैं, 34 इंटू 10 टू पावर -31 10 टू पावर। तो इसके हेल्प से आपका आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, तो p का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से 1.15 10 टू पावर -19। इतना आपका क्या हो जाएगा, इतना वैल्यू आपका मोमेंटम है, तो यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड। तो इतना मोमेंटम हम निकाल लिए। और आपसे पूछ रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बताइए, और वो भी फाइनल स्टेज में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में आएंगे, वो आपका क्या पूछ रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, ये इसका पेरेंट है और ये इसका क्या है, डॉटर है, डॉटर न्यूक्लियस, ये आपका आ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम निकाले p²/2m। तो यहां से अगर हम निकाले टोटल काइनेटिक एनर्जी तो आपका आ जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर इसके डॉटर पार्टिकल, ये भी आपका डॉटर न्यूक्लियाई है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा p²/2m। तो मास एक बार x का हो जाएगा और p²/2m xy। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आपका p² कॉमन हो जाएगा, p²/2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा m x का मास प्लस 1/my का मास। तो यहाँ से आपका इसका मास, दोनों का मास आपको दिया गया है, डॉटर न्यूक्लियाई का मास आपको दिया गया है। तो यहाँ से आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ये आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो p² का वैल्यू बस यहाँ पे रख देंगे 1.15 10 टू पावर -19/2 और x का वैल्यू mx का वैल्यू आपको दिया हुआ है, mx का वैल्यू दिया हुआ है 223.610 और my यानी कि अल्फा पार्टिकल का 4.002। बस इन दोनों वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, बस इंसर्ट कर देंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा 2.23.61 प्लस 1/4.002। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, अब आपके इसके लास्ट में, यानी आप अब बताइए, ये तो आपका निकल गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मास बताइए, यानी कि पेरेंट न्यूक्लियस का मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। अब इसका मास भी आपसे पूछा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम यहां से निकालेंगे E = mc² से। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेल्टा m इसको लिख देंगे mc², और c क्या है, लाइट का स्पीड। तो वहां से अब हम क्या निकालेंगे, पेरेंट न्यूक्लियस का मास -12 जूल। इतना काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी में हम क्या देखे, मोमेंटम जो कि हम डी ब्रोगली वेवलेंथ से निकाल लिए, उसको पुट किए, और मास एक बार x का दूसरा y का, तो दोनों का हम मास से यहाँ से टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है कि इस पेरेंट न्यूक्लियस का मास कैसे निकलेगा। तो मास के लिए हम हमेशा यूज करते हैं, इसके लिए बहुत इजी फॉर्मूला है, E = mc²। तो E = mc², जब ये लाइट के स्पीड से मूव करता है
तब हम ये निकलते हैं E दैट इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। यानी कि जब मास जो है लाइट के स्पीड से भी जाता है तो मास भी चेंज करता है। और एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी हम पहले निकाल चुके हैं, तो डेल्टा m का वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें तो क्या आ जाएगा E बाई सी स्क्वायर। और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। C दैट इज लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लाइट के स्पीड से हम मूव करवाते हैं तो उसके मास भी चेंज करते हैं इस इक्वेशन से। ये आइंस्टाइन का सबसे मस्ट E बराबर एम सी स्क्वायर सबसे वंडरफुल एक्सपेरिमेंट है। तो यहां से हम क्या देखें कि जब हम किसी मास को लाइट के स्पीड से यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से जब हम उसको मूव करवाते हैं तो उसका मास जो है वो चेंज करता है। वो आपको इस फॉर्मूले से आ जाएगा E बराबर एम सी स्क्वायर से। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, तो डेल्टा m का वैल्यू आपका आ जाएगा 10⁻⁻12 जूल। और C लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आपका आ जाएगा डेल्टा m का वैल्यू। और अब डेल्टा m का वैल्यू आपको आ गया और आपको निकालना क्या है? पेरेंट न्यूक्लियाई का मास। तो सिंपल सा बात है, यहाँ से अब पेरेंट न्यूक्लियाई का मास यहाँ से हम निकाल लेंगे बहुत इजीली। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा m, तो इसका मास z का जो मास होगा इन दोनों के मास के सम के बराबर हो जाएगा। यानी कि मास ऑफ z दैट इज इक्वल टू मास ऑफ x प्लस मास ऑफ y प्लस डेल्टा m। तो ये आपका क्या है? इसी कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। और ये आपका है दोनों डॉटर न्यूक्लियस। तो आपको हर चीज इसमें पता है, डेल्टा m भी पता है, mx भी पता है, my भी पता है। अब इसमें हम क्या यूज कर लेंगे? वैल्यू यूज कर लेंगे। तो इसको अगर वैल्यू यूज करें mx यानी मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, तो इसका आपको कितना दिया हुआ था मास? इसका mx आपको दिया हुआ था 223.61 प्लस 4.002 इसका my का यानी अल्फा का। और इसका वैल्यू आपका कितना आ गया? 0.0065। अब सारा को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो इसके वजह से तो सिर्फ इधर चेंज आएगा और इसके वजह से 65। तो 5 जो है इधर 5 होगा और ये 8 हो जाएगा, 6 to 8। और यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, 7, 2, 2। तो इतना mx का मास हो जाएगा। और आपको दिया हुआ था 1 AMU बराबर 9.31। इतना आप v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इतना आप यूज कर सकते थे। तो इतना आपको ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ गया मास